नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकाला था। इस दौरान दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों ने न केवल जमकर हुड़दंग मचाया बल्कि हिंसा को भी अंजाम दिया था और साथ ही इस आंदोलन के जरिए पूरी दुनिया के सामने भारत को शर्मसार करने की भी साजिश रची गई। इस बीच अब दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा करने वालों का मकसद न सिर्फ झंडा फहराना और इसे कब्जे में लेने का था बल्कि वे इसे किसान कानून के विरोध में एक आंदोलन स्थल में बदलना चाहते थे। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में लाल किले पर हुई हिंसा को सोची समझी साजिश का हिस्सा बताया। चार्जशीट में कहा गया कि दिसंबर 2020 में पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टरों की जबरदस्त खरीद हुई जिसका इस्तेमाल किसानों की रैली में हुआ। दिसंबर 2019 की तुलना में दिसंबर 2020 में करीब 95% ज्यादा ट्रैक्टरों की खरीद हुई। दिल्ली पुलिस ने लाल किला हिंसा मामले में दाखिल अपनी चार्जशीट में ये बातें कही। आपको बता दें कि इस चार्जशीट में कई और प्रमुख बातें कही गई हैं। उनमें से कुछ एकाध ये भी है कि उपद्रवियों ने जानबूझकर गणतंत्र दिवस का दिन चुना। इसका मकसद देश विदेश में सरकार की अस्मिता को ठेस पहुंचाना था। दिसंबर 2020 में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, पंजाब में ट्रैक्टरों की बिक्री 95% तक बढ़ी थी। तो मैं आपको बता दें कि इस चार्जशीट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ लाल किले पर निशान साहेब और किसान संगठन का झंडा लगाना ही नहीं था बल्कि वे लाल किले को कृषि कानूनों के खिलाफ अपने प्रदर्शन का ठिकाना बनाना चाहते थे। लाल किले पर हुई हिंसा की साजिश की पूरी डिटेल इस चार्जशीट में बताई गई और इसमें यह कहा गया है कि पुलिस ने हरियाणा और पंजाब में 2020 और दिसंबर 2019 में खरीदे गए ट्रैक्टरों के आंकड़ों को भी खंगाला था। उस जांच में सामने आया कि 2019 के मुकाबले दिसंबर 2020 में पंजाब हरियाणा में ट्रैक्टरों की खरीद करीब 95% तक बढ़ी थी। खैर, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता गौरव शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे लाल किला हिंसा के मामले में और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत को शर्मसार करने वाली जो साजिश रची गई जिसे दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया, अब उसके बारे में चार्जशीट दाखिल हुई और कई अहम खुलासे इस चार्जशीट में किए गए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे गौरव? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि इरादतन जो एक साजिश रची गई थी, उस साजिश के दौरान जितने भी आरोपी हैं जिन्होंने 26 जनवरी को भारत सहित अन्य जो मुख्य ठिकानों से आए लोग थे, उन्होंने जो कार्य किया, जो कृत्य किया, उसको लेकर एक चार्जशीट जारी की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये सारा जो मामला है पूर्व नियोजित था। किसान संगठनों ने इसके लिए पूर्व से ही तैयारी कर दी थी। यकायक ट्रैक्टरों में इनकी खरीदारी में वृद्धि देखी गई और सबसे बड़ी बात, इस पूरे जो प्रायोजित धरना प्रदर्शन और जो ये लाल किला पहुंचने तक की तैयारी थी, उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा है कि यह एक सुनियोजित साजिश के तहत बहुत समय से चल रही तैयारियां थी। जी बिल्कुल गौरव, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से इसमें दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को माफ कीजिएगा देश का एक रणनीतिकार भी बताया गया है और मुख्य तौर पर आरोपी उन्हें ही बनाया गया है। लेकिन अब दीप सिद्धू को तो इन्होंने रिहा कर दिया, हालांकि जमानत पर ही किया है, लेकिन क्या लगता है आपको कि उसको दोबारा से पकड़ने में कामयाब हो पाएगी दिल्ली पुलिस? जी उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि जब तक कि अपराधी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उसे जमानत देने का प्रावधान होता है जिसके तहत उनको जमानत दिया गया है, आरोप को मुक्त नहीं किया गया। तो बड़ी बात यह है कि दिल्ली जो पुलिस ने अपनी चार्जशीट पेश की है उसमें कुछ विशेष धाराओं को जोड़ के 186, 353, 332, 323, 147, 145, 149, 229, 333 ऐसी महत्वपूर्ण कई धाराएं हैं जिनको जोड़ा है, जिसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये जितने भी आरोपी हैं यह एक पूर्व साजिश के अनुसार इन्होंने कार्य किया और इनके द्वारा किए गए कृत्य के लिए इन्हें सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है कि उनको अधिक से अधिक सजा मिले, क्योंकि इनका द्वारा किया गया कृत्य देश को शर्मसार करने वाला था, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला था। आपदा का जब देश पूरा आपदा के समय पूरा देश लड़ रहा था तब ये सारी कार्रवाई की गई थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने अपने सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड
और सारे फोन डिटेल्स और हर चीज को उन्होंने एहतियातन इस चार्जशीट में हवाला देते हुए पेश किया है। सारे सबूत इस बात की तरफ जा रहे हैं कि ये जो आरोपी है इनको अधिक से अधिक सजा मिलने का दिल्ली पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस के जो बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर्स है वो स्वयं, क्राइम ब्रांच स्वयं इस चीज को पूरी तरीके से देख रही है और उन्होंने चार्जशीट तैयार की है। करीब 3000 से अधिक इसमें पेज है, जिसमें से 250 पेज ऑपरेशन पार्ट है, यानी कि उनमें तथ्यात्मक बातें लिखी गई है कि क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली पुलिस ने जो सीसीटीवी रिपोर्ट दी है, जो सीसीटीवी के अनुसार जो चीजें दिख रही हैं उन्हें कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, वो तो सभी ने देखा है। तो ये जो है उनका कृत्य सबूतों के साथ पेश किया गया है और संभवतः अब आने वाली हियरिंग पे इस विषय पर अपनी बात दिल्ली पुलिस रखने में कामयाब होगी। जी बिल्कुल। और गौरव, एक आखिरी सवाल आपसे है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक आरोपी इकबाल सिंह से पुलिस ने जब पूछताछ करी थी तो उसने ये चीज़ कबूली है कि सिख फॉर जस्टिस ग्रुप ने उसे लाल किले पर निशान साहिब का झंडा लगाने में कामयाब होने पर कैश देने का वादा किया था। इस प्रकार की और भी कई बातें हैं जो इस चार्जशीट में कही गई हैं कि लोगों को पैसे का लालच देकर इस प्रकार के कृत्य करने के लिए बोला गया। तो गौरव, सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब 26 जनवरी पर यह शर्मनाक मंजर न सिर्फ हमने बल्कि पूरी दुनिया ने देखा, हर तरीके से आलोचना केंद्र सरकार की गई, केंद्र सरकार ने भी अपने पक्ष में कई दलीलें रखी, लेकिन अब जब ये चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इस चार्जशीट में तमाम चीजें बताई गई हैं और सबसे बड़ी बात, एक एक चीज विस्तार से बताई गई है कि कैसे दिसंबर 2020 में पंजाब और हरियाणा में एकदम से ट्रैक्टर की खरीद में उछाल आया, 95% तक ट्रैक्टर की खरीद को बढ़ा हुआ देखा गया। तो क्या अब इन सब फैक्ट्स को देख के आपको लगता है कि विपक्ष अब किसान आंदोलन और 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में तो कम से कम केंद्र सरकार के साथ खड़ा होगा? गौरव जी, उमंग, मैं बताना चाहूंगा कि ये बात सबको समझ में आ रही है कि देश वर्तमान में आपदा के दौर से गुजर रहा है। और हमने कुछ दिन पूर्व देखा भी था कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात के लिए किसानों से कहा भी था कि आप वापस आइए, ये आंदोलन का समय नहीं है और ये सब कुछ सही नहीं हो रहा। लेकिन जो उन्हीं की पार्टी के जो नेता थे सिद्धू, उन्होंने अपने घर पर काला झंडा फहराया था। तो हम देख सकते हैं कि विपक्ष में इस विषय को लेकर दो फाड़ हो सकते हैं, लेकिन जो विपक्ष के उम्रदराज लोग हैं, दूरदर्शी सोच के लोग हैं, अच्छी विचारधाराओं के लोग हैं, उनको भी यह लगता है कि ये सब जो कुछ हुआ वह कहीं पर भी कैसे भी ना किसान हित में था, ना राष्ट्र हित में था। यह जो भी घटना थी देश को, आम आदमी को और किसानों को शर्मसार करने वाली थी। किसान कभी भी देश का सम्मान बढ़ाने के लिए कार्य कर सकता है, इस तरह के कृत्य नहीं कर सकता। तो जो लोग अभी तक इस विषय को यह देख रहे थे कि मात्र ये किसानों की हित की बात है, यह सब चार्जशीट पेश होने के बाद, अदालत की सुनवाई के और सजा होने के बाद संभवतः उनका मन बदले और वह इस विषय पर आए कि हमने एक बहुत बड़ी गलत लोगों के साथ खड़े होकर अपनी गलती की है और वह उसे स्वीकारेंगे, सहर्ष स्वीकारेंगे, यह राष्ट्रहित में होगा। और फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको राष्ट्रीय मान मर्यादा अखंडता से कोई संबंध नहीं है, वो उनसे जुड़कर शायद उनका सहायता करेंगे। जी बिल्कुल गौरव, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि विपक्ष इस चीज़ को किस प्रकार से लेता है। और जैसे कि अभी आपने भी बताया कि जिस प्रकार से देश आज एक आपदा के दौर से गुजर रहा है, तो हालांकि इस चार्जशीट का इस आपदा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को एक हम कह सकते हैं कि इस आपदा के दौर में कहीं ना कहीं से एक छोटी सी राहत की खबर ये आई है। और ऐसे में विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी का परिचय देते हुए कम से कम किसान आंदोलन के उस दौर में 26 जनवरी को ये जो हिंसा हुई थी उस मामले में तो केंद्र सरकार को कोसना बंद कर देना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो साइक्लोन यास की वजह से बुरी तरह प्रभावित पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर जिलों के 28 और 29 मई को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हवाई निरीक्षण करेंगी। साथ ही वो हिंगलगंज, सागर और दीघा का भी दौरा करेंगी। मुख्यमंत्री ममता सागर और दीघा में प्रशासनिक बैठक भी करेंगी। ओडिशा में साइक्लोन यास का लैंडफॉल हुआ है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यास ने बालासोर के दक्षिण में उत्तर ओडिशा तट को पार कर लिया और इस दौरान अनुमानित हवा की गति 140 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। और इसी के साथ ओडिशा में लैंडफॉल की प्रक्रिया
पूरी हो गई है। भीषण चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव में ओडिशा बंगाल में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी रही। ओडिशा के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया तो वहीं बंगाल में भी हल्दिया पोर्ट में पानी का कहर दिखाई दिया। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान यास से ओडिशा के भद्रक और बालासोर में कई घरों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। तो मैं आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि अब यास तूफान है, हालांकि उसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही मचाई है, लेकिन अब यह कमजोर पड़ रहा है। हालांकि झारखंड के 21 जिलों में अभी भी 24 घंटे से बारिश लगातार जारी है। 200 गांवों की बिजली तक गुल हो चुकी है और बिहार के 26 जिलों में अलर्ट घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें, बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने वाले यास तूफान ने बुधवार की रात 1 बजे के आसपास पश्चिमी सिंहभूम से झारखंड में प्रवेश कर लिया और इस समय हवा की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी जयपुर से हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता रमेश पुरोहित फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमेश जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से यास तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई है, हालांकि अब मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से कमजोर पड़ गया है, लेकिन अभी भी इसके खतरे को कम करके नहीं आंका जा सकता क्योंकि इसने झारखंड में प्रवेश कर लिया। बिहार के 26 जिलों में अलर्ट घोषित किया जा चुका है और अभी भी इसकी रफ्तार करीब माफ कीजिएगा, इस तूफान की वजह से हवा की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। रमेश जी, ये उमंग सही कह रहे हैं कि पिछले कई दिनों से जो है एक तरह का प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला जारी है। इससे पहले आपको जाना है ताऊते चक्रवात आया था जो दक्षिणी राज्य में खास करके कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में प्रभावी रहा था और महाराष्ट्र और गुजरात में इसने भारी तबाही मचाई थी, जान माल की भी हानि हुई थी। इसी तरह का ठीक एक तूफान जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा प्रांत के से गुजर रहा है। लिहाजा उन इलाकों में जो कि निचले तटीय इलाके हैं और जो कि समंदर के किनारे जो बसे शहर है, गांव है, उनमें इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। अब चूंकि ये ऐसा माना जाता है कि जब ये जो समुद्री चक्रवात होते हैं वो जमीन से टकराकर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है और मौसम विभाग का भी ये कहना है कि अब धीरे धीरे इसकी जो रफ्तार, हवाओं की जो रफ्तार कम होगी, उससे इसका जो असर है वह कम देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक जो यास तूफान ने जो तबाही मचाई है पश्चिमी बंगाल और खास करके उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में, वह उसका व्यापक असर देखने को मिला। और मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल की है ममता बनर्जी, वो भी कल और परसों प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी और वहां के नुकसान का जायजा लेगी। ममता बनर्जी के सामने कई तरह की चुनौतियां, अभी वो हाल ही में जो है राजनीतिक संघर्ष से विजय होकर के अपनी तीसरी बार जो सत्ता पर काबिज हुई है, तो ये तो सरकार उनकी है लिया, और दूसरा कि सत्ता संभालते ही प्राकृतिक जो यास चक्र तूफान ने वहां पर जो नुकसान किया है, जान माल की जो हानि हुई है, उसका भी उनका आकलन, उन क्षेत्रों में जो है राहत कार्यों का जायजा लेना, ये भी एक चुनौती का काम है। क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं जब आती है तो वो कह के नहीं आती, तो कह के नहीं आने का मतलब ये होता है कि प्रकृति पर किसी का कंट्रोल नहीं है। लिहाजा सरकारी स्तर पर जो भी प्रयास संभव हो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, वह भी देखना जरूरी होता है। लिहाजा पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो और आगे जो जो ये बढ़ता जा रहा है, हालांकि इसकी रफ्तार कम होगी, हवाओं की रफ्तार कम होगी, तो ऐसी संभावना की जा रही है कि उसका असर अब धीरे धीरे जो है कम दिखेगा और जो नुकसान है वह कम होगा। लेकिन जो भी अभी पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में पिछले 2-3 दिनों से यास तूफान ने जो तबाही मचाई है, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय वहां की सरकारों के लिए भी है और सरकार अपनी तरफ से जो भी प्रयास होते हैं एक लिमिटेड संसाधनों के द्वारा जो भी उनको काम करना होता है, राहत कार्य करने होते हैं, वह जरूर करती हैं। और अब जबकि ममता बनर्जी कल और परसों वहां जाएगी तो वस्तु स्थिति का आकलन वो अपनी आंखों से देखेगी और उसके आधार पर जो भी फैसले लिए जाएंगे, राहत कार्य या राहत सामग्रियों की जो जहाँ दरकार होगी, जरूरत होगी, इसके हिसाब से जो है पहुंचाई जाएगी। निश्चित रूप से सरकारों के लिए भी यह एक परीक्षा का समय होता है। प्राकृतिक आपदाएं आती है, चली जाती है, लेकिन सरकारों के जो निशान जो पीछे छोड़ के जाती है, उनकी भरपाई करना बहुत लंबे समय तक जो है
असंभव सा हो जाता है सरकारों के लिए भी। और ऐसा कहा जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं अभी आएंगी। पिछले कई दिनों से जो एक तरह का जो वातावरण बना है और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच का, तो भविष्य वक्ताओं ने भी इस तरह की आशंकाएं पहले से ही जताई थी कि देश के कुछ भागों में जो है प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, चाहे वो किसी भी रूप में है, चक्रवात हो, तूफान हो या और जो प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी जो होती है। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि ताउते के बाद में ये जो यास तूफान चक्रवाती आया है उसका भी व्यापक असर दिखाई दे रहा है और जो जन हानि जहां तक संभव हो सकती है कम से कम हो और तुरंत राहत पहुंचाया जाए, यह जरूर है जो सरकारों के सामने चुनौतियां होती है सीमित संसाधनों के द्वारा। लिहाजा पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है या उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो अपनी तरफ से लोगों को राहत देने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और पूरी मशीनरी इसी काम में लगी हुई है कि किसी तरह से लोगों को और ज्यादा जो है राहत पहुंचाई जा सके। और जहां नुकसान हो गया हो वहां तुरंत जो उसकी भरपाई की जाए। जी बिल्कुल पुरे जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि इन तूफानों से जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जा सके। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जो हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले। आपको बता दें कि आज सेंसेक्स 1111.28 अंक और निफ्टी 22.5 अंक पर खुला और इस सप्ताह बाजार लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ खुले हैं। तो वहीं हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि बुधवार को शेयर बाजार काफी गुलजार रहा। बुधवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 262 अंकों की तेजी के साथ करीब 51,000 पर खुला और दोपहर 2:43 के आसपास सेंसेक्स 435 अंकों की उछाल के साथ 51,072.61 पर पहुंच गया और इस साल 12 मार्च के बाद पहली बार सेंसेक्स ने 51,000 का स्तर पार किया है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 379.99 अंकों की तेजी के साथ 51,017.52 पर बंद हुआ और इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 49 अंकों की तेजी के साथ 15,257.05 पर खुला। कारोबार के अंत में निफ्टी 93 अंकों की तेजी के साथ 15,301.45 पर बंद हुआ। आपको बता दें कि अगर आज की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली मजबूती जरूर दिखाई दी और आज वायदा बाजार में एक्सपायरी का दिन है। फार्मा और बैंकिंग शेयरों में गिरावट देखी जा रही है। आईटी के शेयरों में खरीदारी थोड़ा सपोर्ट कर रही है। हालांकि बढ़त के साथ बाजार खुले लेकिन 3 मिनट के बाद सेंसेक्स 100 अंक तक लुढ़का और निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट देखी गई। फार्मा और फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में बिकवाली है। आईटी और ऑटो शेयरों में खरीदारी का सपोर्ट है। आपको बता दें वायदा बाजार में एक्सपायरी के दिन यानी कि आज शेयर बाजार की शुरुआत मजबूत रही। बीएसई का सेंसेक्स 111.28 अंक और एनएसई का निफ्टी 22.5 पॉइंट ऊपर खुला लेकिन 3 मिनट की ट्रेडिंग के दौरान ही बाजार में गिरावट आ गई। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे अर्थशास्त्री और इकोनॉमिस्ट पवन धवन जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार उमंग जी। पवन जी, जिस प्रकार से देखा गया है कि काफी लंबे इंतजार के बाद में शेयर बाजार ने 51,000 अंकों की छलांग लगाई है, इसके बेसिक रीजंस जानना चाहेंगे पवन जी। देखिए ऐसा है कि जब मार्च से एक लगातार भय जारी हुआ था कोरोना की सेकेंड वेव का और उस वक्त सभी कारोबारी ये उनको ये भय था कि शायद हमारे शेयर बाजार पिछले साल के तरह इस बार भी धराशायी हो जाएंगे। लेकिन उस वक्त भी मेरा ये मत था कि चूंकि ये सेकेंड वेव हालांकि फर्स्ट वेव से ज्यादा लेथल रही, उस जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ, लोगों को इस बार ज्यादा कष्ट हुआ, लेकिन जहां तक कारोबार की बात है, जहां तक कंपनीज के ऑपरेशंस की बात है, जहां तक फैक्ट्रीज के ऑपरेशंस की बात है, वो सब चीजें यथावत चलती रहीं और उनमें बहुत ही माइनर सा इम्पैक्ट देखा गया है उन कंपनीज के ऑपरेशंस में। तो शुरुआती दौर में इस बाजार ने जरूर एक नीचे का रुख किया था, लेकिन उसके बाद जो जिस ढंग से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के आंकड़े आने लगे हैं अब कंपनीज के, तो उसमें मुख्यतः ये पाया गया है कि 19-20 जो कि कोरोना से इफेक्टेड ईयर नहीं था, आखिरी के केवल 15 दिन कोरोना से इफेक्टेड थे उसमें, तो 19-20 की तुलना में हमारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ी हैं। 15 से
20% की उनकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है, उनकी बॉटम लाइन ग्रोथ भी 15 से 20% की हुई है, जो कि एक शेयर बाजार के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। और यही कारण रहा है कि हमारी बाजारें लगातार जो है इतने भय के वातावरण में भी इन्होंने एक अच्छी रिकवरी पुनः देखी है। जी बिल्कुल पवन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं क्या हम इससे उम्मीद लगा सकते हैं कि भारत की आर्थिक दर आने वाले समय में थोड़ी बढ़ सकती है, या फिर जो अंदाज़ा ब्रिटेन की कंपनी बार्कलेज ने लगाया है जो कि 8 या फिर माफ़ कीजिएगा 8% या 9% के आसपास रह सकती है? देखिए, ऐसा है कि जब हम 20-21 के बात करते हैं तो उस वक्त हमारे लेवल ऑफ ऑपरेशंस काफी डाउन थे। हमारी जीडीपी ओवरऑल निगेटिव टेरिटरी तक भी पहुंच गई थी एक समय पे, हम लोगों ने देखा था। लेकिन उसके बाद जो अब 20-21 का अनुमान जो है वो अनुमान 21-22 का जो अनुमान है वो 20-21 के एक लो बेस पर है। तो ये उम्मीद की जा रही है और बार बार इसमें मॉडिफिकेशंस भी हो रहे हैं, लोग अपने एस्टिमेशंस चेंज कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस ढंग से ये कोरोना वेव 2 का सभी सरकारों ने, सभी हम लोग जैसे इसको तुरंत रिकवर कर पाए, डैमेज हुआ, काफी डैमेज हुआ, हम जनमानस का नुकसान हुआ, हमारे आसपास हमारे नियर डियर्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने इस कोरोना 2 की वेव को बहुत जल्दी अरेस्ट किया है। और उसका कारण, उसी कारण से हमारी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, मुझको ये लगता है कि हमारी जीडीपी डबल डिजिट में रहनी चाहिए। और उसके आने वाले सालों में नेचुरली जब हमारा बेस ज्यादा बड़ा होगा, जब एक ऊंचे स्तर पे हम काम कर रहे होंगे, तो हमारी जीडीपी 6%, 7%, 8%, 9% की रेट से आगे सब्सिक्वेंट ईयर्स में ग्रो करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल पवन जी, हम भी यही अनुमान लगाते हैं कि हालांकि हम एक आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं कोविड के चक्कर में, लेकिन फिर भी अनुमान लगाते हैं कि बहुत जल्द ये आर्थिक संकट भी दूर होगा और हमारी जीडीपी जो अनुमान जो लगाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ, इसमें मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जो 19-20 तक हमारे कंट्री और इकोनॉमी जो है एक अलग दौर से गुजर रही थी, कंसोलिडेशन का जो दौर था, या कहिए कि जीएसटी के इम्पैक्ट से थोड़ी सी ग्रसित थी, जिस वजह से इंडस्ट्रीज परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कोरोना काल एक आपदा में अवसर का जिस ढंग से बात हुई और 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज हमारी सरकारों ने हमारी इंडस्ट्रीज को, तरह तरह के फील्ड की इंडस्ट्रीज को जिस ढंग से फंड का इनफ्लो पंप किया है, उससे हमने ये देखा कि तमाम एक मैसिव कैपिटलाइजेशन उभरता हुआ आ रहा है और वो इंडस्ट्रीज आज नए प्रोजेक्ट लगा रही हैं, नए आयाम अपने बना रही हैं, एक्सपेंशंस कर रही हैं। तो मुझको लगता है आने और जिस ढंग से 20-21 में हमने कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटीज को ग्रो होते हुए देखा है, 15 से 20% की कोरोना वाले साल में ग्रोथ मिल पाना बहुत ही काबिले तारीफ है। और उसका एक कारण और भी है कि जो अब हम जो कॉर्पोरेट की वे ऑफ वर्किंग हो गई है, जिस ढंग से आज हम ऑनलाइन बिजनेसेस, हम ऑनलाइन वर्किंग पे चले गए हैं, तो कंपनी की तमाम रिडंडेंट कॉस्ट जो हैं वो खत्म हो गई हैं। तो कंपनीज ने अपने एक्सपेंडिचर्स में काफी कटौती की है, उससे भी उन्होंने सेविंग की है, जिससे उनकी बॉटम लाइन इंप्रूव की है। और आने वाले वर्षों में इसी ढंग से माहौल जारी रहेगा और मुझको लगता है कि कॉर्पोरेट will do wonders in years to come. हेलो, कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात है कि उम्मीदों पे, जैसे कि अब पुरानी हमारी कहावत है, उम्मीदों पे दुनिया कायम है, उम्मीद लगा सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि सुधार और आने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया गाइडलाइंस के खिलाफ व्हाट्सएप की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर केंद्र सरकार ने कहा है कि निजता जैसे मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हालांकि नए नियम कायदों से व्हाट्सएप के संचालन और यूजर्स की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार अपने नागरिकों की निजता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर और महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध के मद्देनजर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा
कहा कि भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित दिशा निर्देशों से व्हाट्सएप के सामान्य कामकाज पर फर्क नहीं पड़ेगा। इससे आम यूजर्स पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नए डिजिटल नियमों से व्हाट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा। नए नियम के तहत व्हाट्सएप को किन्हीं चिन्हित संदेशों के मूल स्रोत की जानकारी देने को कहना निजता का उल्लंघन हरगिज नहीं है। तो मैं आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया कि व्हाट्सएप को किसी भी मैसेज का ओरिजिन का पता तभी देना होगा जब महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामलों की रोकथाम, जांच या सजा देने में इनकी जरूरत होगी। मंत्रालय ने सीधे शब्दों में कहा कि भारत में किसी भी तरह का ऑपरेशन यहीं के कानून के तहत चलेगा। व्हाट्सएप के गाइडलाइन को लागू करने से किया गया इनकार मानकों की अवज्ञा है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि निजता के अधिकार को मानने से कुछ खास मौकों पर इनकार किया जा सकता है। नए नियम के मुताबिक अगर कोई आपत्तिजनक सामग्री डाली जाती है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसका स्रोत बताना होगा। ऐसा हर मामले में नहीं होगा। सिर्फ देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था को खतरा और महिलाओं के खिलाफ जुर्म में ही ऐसा करना होगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में साइबर एक्सपर्ट प्रिया सांखला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं प्रिया जी आप? हाँ सर। जी प्रिया जी, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से व्हाट्सएप अब जो केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस है उसको लेकर हाईकोर्ट में पहुंचा है, तो वहीं केंद्र सरकार के आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि हम भी हमारे नागरिकों की निजता के अधिकार की सुरक्षा करना हम जानते हैं, हम इसे मानते भी हैं, लेकिन अगर बात महिला अपराध को लेकर हो या फिर देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को खतरे को लेकर हो, सिर्फ उसी कंडीशन में व्हाट्सएप को किसी भी ऐसे मैसेज का स्रोत बताना होगा। और जाहिर सी बात है, भारत देश में, भारत देश के कानून के हिसाब से ही कोई ऑपरेशन चलेगा, ऐसा भी आईटी डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ सर, उन्होंने ये चीज क्लियरली कही है कि मैसेज का सोर्स कहाँ से था वो उन्हें बताया जाए। सेकंड, ये भी बताया जाए कि वो पर्टिकुलर अकाउंट जो क्रिएट हुआ है वो कौन से एड्रेस से हुआ है, कौन सा मोबाइल यूज हुआ है, क्योंकि नई प्राइवेट पॉलिसी में व्हाट्सएप ने और फेसबुक ने ये बात क्लियरली बताई है कि वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन विद इन 24 आवर देना कंपलसरी है। और साथ में हमारे 3 ऑफिसर आप अपॉइंट कीजिए अपने डेटा सर्वर पर जो इन चीजों को मॉनिटरिंग करेंगे। और सेकंड, जो कंटेंट हमें ऑफेंसिव लगता है जिससे वायलेंस क्रिएट हो सकता है उसको इमीडिएटली डिलीट किया जाए। जी बिल्कुल प्रिया जी, अब एज अ आईटी एक्सपर्ट और एज अ साइबर एक्सपर्ट आप किस प्रकार से देखते हैं अब आगे क्या कुछ इसमें कार्रवाई हो सकती है? क्या व्हाट्सएप केंद्र सरकार की इन गाइडलाइंस की पालना करेगा या फिर व्हाट्सएप की तरफ से जो दलील दी जा रही है, हालांकि यहाँ पर एक दोहरा रवैया देखा जा रहा है। एक तो व्हाट्सएप अपनी पेरेंटल कंपनी फेसबुक को जो भी व्हाट्सएप के यूजर्स हैं उसकी सारी जानकारियां दे रहा है, तो क्या ये निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं, हम हमारे यूजर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, उसे हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी पेरेंटल कंपनी के साथ इसे शेयर कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की ये दलील है कि आप बिल्कुल उन यूजर्स का जो भी डेटा है सुरक्षित रखिए, लेकिन जैसा कि पहले भी हमने कहा है, जहां बात देश से जुड़ी हुई हो या महिलाओं से जुड़ी हुई हो तभी आपको उसका स्रोत बताना होगा। क्या लगता है कि व्हाट्सएप और केंद्र की जो लड़ाई है ये आगे अभी और कहां तक चलने की उम्मीद है? जैसा सर आपने ये बात कही है कि वो 2 रवैया अपना रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। हमारी गवर्नमेंट ने उनसे सिर्फ ये मांगा है कि हमें डेटा का सोर्स बताया जाए कि मैसेज कहाँ से सर्कुलेट हुआ या फिर पोस्ट कहाँ से सर्कुलेट हुआ है। मैसेज पर इतना ज्यादा बर्डन नहीं दिया गया है। उन्होंने ये कहा जो पोस्ट की जाती है सोशल मीडिया पर, जो अगर नेशनल के किसी पॉइंट से जिससे देश में वायलेंस क्रिएट होता है या फिर कोई अडल्ट कंटेंट है, वो कहाँ से प्रिंट हुआ है, कहाँ किसने पोस्ट किया है, और सेकंड आप उसको डिलीट करो। ये 2 पॉइंट है। मगर व्हाट्सएप और फेसबुक ने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला था। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हमारा डेटा शेयरिंग, और इस प्रोसेस को मैं पहले क्लियर करती हूँ, वो सब कुछ उन्होंने नई प्राइवेट पॉलिसी में क्लियर कर दिया कि हम पेरेंटल जो हमारा फेसबुक के साथ डेटा तब शेयर करेंगे जब पर्सन अलाउ करेगा, अदरवाइज हम डेटा शेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बहस का मुद्दा थोड़ा खत्म हो जाता है। मगर सेकंड जो चीज थी, जो गवर्नमेंट ने उनको कंटेंट डिलीट करने के लिए कहा, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सब कुछ इनक्रप्टेड है, और जो सेक्शन 79 को उन्होंने बेस बनाकर बात कह दी, जिसकी वजह से आज फेसबुक और व्हाट्सएप बैन नहीं हुए इंडिया में। 79 में ये था कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं, अगर उस डेटा को डिलीट नहीं करते और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, तो आप खुद उसके लिए लायबल होंगे किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के लिए।
तो फेसबुक ने कहा कि ठीक है, मैं लायबल होने के लिए तैयार हूँ, मगर हम किस किस पॉइंट के लिए या कितने केस के लिए फेसबुक को लायबल कर सकते हैं? एक हाई प्रोफाइल मुद्दा हुआ, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड मुद्दा हुआ या नेशनल मुद्दा हुआ, हमने फेसबुक को नोटिस भेज दिया कि अगर आप हमें नहीं बता रहे हो कि ये पोस्ट किसके थ्रू हुआ, तो आप खुद ने ये पोस्ट किया, हम ये कंसीडर करेंगे यू आर द एक्यूज पर्सन जी। मगर हम एक नॉर्मल जो पर्सन है, एक नॉर्मल सिविलाइज पर्सन है, उसका भी अगर कोई पोस्ट होता है, उसके एंगेज में ही कोई अडल्ट कंटेंट चलता है, तब भी आर्टिकल, सॉरी हम नॉर्मल भाषा में कह जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, लाइफ का जो आर्टिकल है वो उस पर भी अप्लाई होता है, ये सिर्फ हाई प्रोफाइल पे अप्लाई नहीं होता। तो इस पॉइंट पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि उनको सिर्फ लीगल प्रोसीडिंग के लिए लायबल बनाकर फेसबुक और व्हाट्सएप को इंडिया में कंटिन्यूस करना गलत रहेगा जी। क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन भी उतना ही हर्ट होता है जितना एक हाई प्रोफाइल पर्सन अडल्ट कंटेंट की वजह से हर्ट हो रहा है। जी सर, बिल्कुल प्रिया जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर, अब देखने वाली बात है कि ये विवाद आखिर कहां पर जाकर खत्म होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।